नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिक का स्थायित्व या एनपी अनुपात, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, है ना। तो ये थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है ना, तो इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छी यूनिट चल रही है तो बीच में मत छोड़िएगा, ठीक है। देखो, हम सबको पता है क्या, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नाभिक में कौन कौन से बल कार्य करते हैं। नाभिक में निम्न बल कार्य करते हैं, निम्न बल कार्य करते हैं, ठीक है। नाभिक में निम्न बल कार्य करते हैं, कौन कौन से। एक तो प्रोटॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य बल, ठीक है। और एक होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य बल, ठीक है। नाभिक में निम्न प्रकार के बल कार्य करते हैं, कौन कौन से। प्रोटॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य बल, और एक होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य बल, ठीक है। तो ये बल कार्य करते हैं। अब देखो यहां पे होता क्या है, देखो अगर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, यानी कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन हो उतने ही न्यूट्रॉन हो, जितने क्या हो, प्रोटॉन हो उतने ही न्यूट्रॉन हो, तो वहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अधिकतम होता है, ठीक है। अगर हमको बैलेंस बनाए रखना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए। अगर किसी नाभिक का स्थायित्व ज़्यादा है तो समझ लीजिए वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है, हो सकता है बोर होने लग जाओ, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होने से क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य अधिकतम आकर्षण होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर होगी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य क्या होगा, अधिकतम आकर्षण बल होगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि एक तरीके से बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, जिस कारण नाभिक स्थायी होती है, ठीक है। नाभिक क्या होती है, स्थायी होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि नाभिक का स्थायित्व किस पे डिपेंड कर रहा है, नाभिक का स्थायित्व प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, संख्या पर निर्भर करता है बच्चों, निर्भर करता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो, ठीक है। अर्थात हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है ना, वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको बुक में N/P भी लिखा हो सकता है, कैसे भी लिख लीजिए, एक ही बात है, 1 होना चाहिए लेकिन, ठीक है।
लेकिन होता क्या है कि जो उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व हैं, वो भी स्थायी होते हैं। उच्च परमाणु क्रमांक तत्व भी स्थायी होते हैं। ठीक है। अब उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व क्यों स्थायी होते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी सी अधिक होती है। देखो, उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व भी स्थायी होते हैं, है ना। वो स्थायी कैसे होते हैं? देखो, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है वो तो स्थायी होते ही है, लेकिन जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती, उनमें से भी कुछ तत्व स्थायी होते हैं। अब उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उच्च परमाणु क्रमांक तत्व भी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, देखो, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। क्या अधिक होती है? इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अब आप कहोगे सर न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है तो क्या दिक्कत है? न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक क्या होती है, ये बताइए। ठीक है ना। देखो, जब हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जब हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षी बल कम हो जाता है। ठीक है, आपको पता है प्रोटॉन दोनों पे प्लस चार्ज होता है, प्रोटॉन। ठीक है, जैसे प्रोटॉन है दोनों पे प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होने के कारण वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उदासीन कणों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो वो जो बल है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रोटॉन में वृद्धि से स्थिर वैद्युत बल में वृद्धि होती है। स्थिर वैद्युत बल में वृद्धि होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रोटॉन में वृद्धि से क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, किस किस के बीच में? प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, स्थिर वैद्युत जो प्रतिकर्षण बल है ना उसमें। ठीक है, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, आपको पता है प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। प्रोटॉन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोटॉन है, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बीच बीच में न्यूट्रॉन आ जाए, जैसे हमारे पास प्रोटॉन है घने सारे, इनके बीच में न्यूट्रॉन आ जाए, तो न्यूट्रॉन क्या करेगा? जो प्रोटॉन के बीच में बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, उसको कुछ हद तक कम कर देगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि से, न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि से क्या होता है? क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि से
क्या होता है? वृद्धि से प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल में कमी आ जाती है। प्रतिकर्षण बल में कमी आ जाती है। मैं देखो लिख रहा हूँ, आप ना नोट्स भी बना सकते हो इससे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ मैं, नहीं तो मुझे लिखने का कोई शौक नहीं है, इतना बोर्ड भरने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के नोट्स भी हाथ की हाथ बन जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब देखो यदि मैं क्या करूँ, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य ग्राफ खींचा जाए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य ग्राफ खींचा जाए, तो यदि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोटॉन, यहाँ ले लिया मैंने न्यूट्रॉन, ठीक है, तो हमें ऐसी एक पट्टिका प्राप्त होती है, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, हमें एक ऐसी पट्टिका प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और जा रही है, ठीक है, ये देखो एक मैंने सीधी लाइन बनाई है, ये सीधी लाइन क्या दिखाती है, ये n/p के अनुपात को दिखाती है, जो कि क्या होता है 1। अब ये स्थाई, ये जो पट्टिका है ये ऐसे पट्टिका दिखाई देती है, ये पट्टिका क्या है, देखो ये मैंने ऐसे पट्टिका बनाई है, इसके अंदर क्या आते हैं स्थायी तत्व, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्थायी पट्टिका। देखो जो एलिमेंट, जो तत्व हमारे पास इन दोनों लाइनों के बीच में आते हैं वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। वो क्या होते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, जो नाभिक स्थायी पट्टिका के नज़दीक होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। जो नाभिक स्थायी पट्टिका के नज़दीक होते हैं क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्लियर है ये बात? अब आप बताइए यहाँ पे समझ में आई, ठीक है। ठीक है, देखो जो नाभिक स्थायी पट्टिका के नज़दीक होते हैं वे स्थायी होते हैं, जो ऊपर होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो नीचे होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ तक तो क्या है, स्थायी है, जो तत्व इसमें आ रहे हैं ना वो स्थायी है, जो तत्व यहाँ इस लाइन के ऊपर आते हैं वो अस्थायी है, ठीक है, यानी कि जिनमें हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और यहाँ जो तत्व है ना वो भी हमारे पास क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे, ठीक है, कि जो अस्थायी है, जो ऊपर और नीचे है, वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास कोई तत्व यहाँ है नीचे, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ कणों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा ताकि वो इस पट्टिका के पास तक पहुँच जाए। और ऐसे ही यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा तो वो अपने अंदर से कुछ कणों को निकालने का प्रयास करेगा जिससे वो इस पट्टिका के नज़दीक पहुँच जाए, ठीक है। देखो ये वाली जो पट्टिका है ना वो स्थायी है, तो यहाँ जो तत्व होंगे इसके नीचे ये एक ग्राफ है, और यहाँ जो तत्व होंगे वो इस पट्टिका के पास पहुँचने का प्रयास करेंगे। और वो कैसे पहुँचेंगे, कुछ कणों का उत्सर्जन कर पहुँचेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे इतना समझने वाली बात थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि किसी नाभिक का n/p अनुपात क्या हो, पट्टी के ऊपर पड़ता है,
पट्टी के ऊपर पड़ता है तो क्या होता है, n की संख्या अधिक है, संख्या अधिक है। ठीक है। अतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अतः स्थायित्व के लिए अगर देखो कोई एलिमेंट, ध्यान से सुनना, कोई एलिमेंट हमारे पास इस पट्टिका के ऊपर है, ठीक है, यानी कि n/p अनुपात यहाँ है, पट्टी के ऊपर पड़ता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। अगर हमको स्थायित्व चाहिए तो स्थायित्व के लिए क्या होता है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन जो उदासीन कण होते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, प्रोटॉन में। वो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, माइनस वाला भाग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, न्यूट्रॉन किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास है C4 है ना, 6C14, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो एक न्यूट्रॉन होता है ना, यहाँ पे 14, ये क्या है, अस्थायी है। तो यहाँ पे जो एक न्यूट्रॉन होता है ना वो किस में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में। ये न्यूट्रॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। प्रोटॉन चेंज होने का मतलब क्या है, जो हमारे पास परमाणु क्रमांक 6 है उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 1 की वृद्धि होने से ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है बीटा कण। ठीक है, क्या होता है, बीटा कण। तो अगर किसी परमाणु में, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या कम करने के लिए क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। और न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलता है तो वो किन कणों का उत्सर्जन करता है, बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। क्लियर है, किसका उत्सर्जन करता है, बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। तो यहाँ पे बीटा कणों का उत्सर्जन हो चुका है भैया। ठीक है, और दूसरी चीज लिखते हैं, यदि किसी नाभिक का n/p अनुपात पट्टी के नीचे पड़ता है तो इसका मतलब क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक है, संख्या अधिक है। ठीक है, तो अतः स्थायित्व के लिए क्या होगा, स्थायित्व के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ ध्यान देना। अगर इसको स्टेबिलिटी लानी है तो क्या करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लाने के लिए जो हमारे पास प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। ये कार्य कैसे होता है, अल्फा कण के उत्सर्जन के द्वारा होता है। जैसे हमारे पास देखिए ये है Ra, ठीक है, ये कितने नंबर पे आता है, 88। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 226। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ से अल्फा कण बाहर निकल जाता है। ठीक है, अल्फा कण क्या होता है, हीलियम की नाभिक होती है, तो अल्फा कण क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, और ये हमारे पास क्या बनता है, Rn, रेडॉन 86, तो 222। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुपात है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, जो रेशियो होता है ना वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो पहले लगभग 1.56 आ रहा था वो 1.58 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक बात आपको समझनी चाहिए यहाँ पर, क्या कि अगर हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, बीटा कण बाहर निकलेगा। यदि
न्यूट्रॉन की संख्या अधिक है तो अभिक्रिया में क्या होगा, बीटा कण का उत्सर्जन होगा। और यदि हमारे पास प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो हमारे पास अल्फा कण बाहर निकलेंगे। क्या बाहर निकलेंगे, अल्फा कण बाहर निकलेंगे, तब जाके हमारा नाभिक क्या होगा, स्थायित्व होगा। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था, तो इसे ज़रा समझने की, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं आएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हैं, लोकेश सर है तो क्या डर है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।